Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some most important questions of EHI 06 जो कि हमारा जापान और चाइना रिलेशन के रिगार्डिंग होता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, काफ़ी इजी नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए तो इजी सब्जेक्ट है, जिनको नहीं है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, सो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखा देता हूँ, पेपर कैसा आता है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने इसमें अरेंज कर रखा है, आपके लिए इतना होगा कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जून 2020 का है, यहाँ पे 21 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसमें देखो पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो हमें तीन इसमें पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 40 मार्क्स कवर होगा। सेकंड पार्ट में 10 नंबर के हमें 10 या 12 नंबर के हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 10 का होगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 और 40 80 नंबर और बाकी 20 नंबर शॉर्ट नोट से मिलेंगे हमें। अब जैसे ये स्वयं शक्ति आंदोलन आधुनिक चीन के इतिहास, इसके महत्व और संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो जो स्वयं शक्तिदायक आंदोलन था, इसके आधुनिक जो चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था ये बताना है। फिर चीनी बुर्जुआ वर्ग के उदय के क्या कारण थे, 1911 की क्रांति में इनकी क्या भूमिका थी, चर्चा करें। 19वीं शताब्दी में जापान के पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ संबंध कैसे थे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान में राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों की चर्चा करें। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। बाकी ये 12 नंबर वाले क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी चाइना की। ठीक है, जापान में जो तोकुगावा काल में अर्थव्यवस्था तथा समाज की स्थिति को संक्षेप में समझाना है। चीन में अफीम युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए थे, 12वीं में भी आपने पढ़ा होगा अफीम युद्ध के बारे में। मीजी राजनीतिक व्यवस्था तथा उसकी आधारभूत विशेषताओं पर टिप्पणी करें। ठीक है, 1905 के रूस जापान युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। किस प्रकार देश प्रेमी संस्थाओं ने जापान में सैन्यवादी के उदय में सहायता करी, किस प्रकार सेना ने अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। तो ये सब क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी शॉर्ट नोट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स इससे काफ़ी ज़्यादा, जैसे ताओवाद आ जाता है, काफ़ी ये नान रणनीति आता है। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेजी जो संविधान था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखो साम्राज्य की सर्वोच्चता, मेजी क्या था, इन्होंने एक तरह से टर्न ला दिया था जापान में। जापान में था, इन्होंने एक तरह से वो, ठीक है, तो जो जापान के थे इन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए थे, खराब भी काम भी किए थे। तो सम्राट की सर्वोच्चता, मेजी संविधान पूंजीवाद सामंतवाद का अद्भुत मिश्रण था। ठीक है, पूंजीवाद भी था और सामंतवाद भी था। ये सम्राट की ओर से उपहार था तथा इसमें परिवर्तन भी सम्राट ही कर सकते थे। ऐसा संविधान था जो परिवर्तन कौन कर सकता था, ना जनता कर सकती थी, ना एक तरह से एग्जीक्यूटिव कर सकते थे। करता कौन था, किंग स्वयं करते थे। फिर परमदासी परिषद, संविधान के अनुसार 2 परमदासी परिषद थे, मंत्रिपरिषद और फिर प्रीवी परिषद का गठन किया गया। मंत्रिपरिषद कार्य क्या था, शासन संबंधी कार्य का संचालन करना था, और पीवी परिषद का निर्माण स्वयं सम्राट करता था। ठीक है, सम्राट खुद ही बनाते थे इनको। फिर द्विसदनीय संसद बांट रखा था, यहाँ 2 सदनीय संसद थी, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा होता है, यहाँ भी था। उस सदन में धनी व्यक्ति होते थे और निम्न सदन में देश के सारे जनता के प्रतिनिधि होते थे। ठीक है, जैसा हमने वहाँ पे पढ़ा था, क्या बोलते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसे ही कुछ था। ठीक है, फिर संसद का अधिवेशन, जापानी संसद का प्रमुख अधिवेशन प्रति वर्ष 3 माह का होता है। ठीक है, 3 माह का होता है। इसमें सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार मिलता है। मौलिक अधिकार मेजी संविधान की एक अन्य विशेषता थी, इसके अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए थे। तो ये तो हो गया। फिर जापान में बौद्ध धर्म के विकास को रेखांकित करें। ठीक है, जापान में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। जैसे जापान में बौद्ध धर्म लगभग 6वीं ईसा पूर्व में प्रचलित था। जापानी बौद्ध धर्म, ठीक है, जिसे निहोंग बुक्यो कहा जाता है, ने कई देशों, ठीक है, कई देशों मतलब कई उन्होंने नए क्या किए, बौद्ध स्कूल को जन्म दिया, जिनमें कई सारे खुद की चीनी बौद्ध परंपराओं से जोड़ते हैं। ठीक है, जापानी बुद्ध धर्म को जापानी समाज और संस्कृति का बड़ा प्रभाव रहा और ये आज भी एक प्रभावशाली पहलू है। ठीक है, अब जापान के अनुसार इसके अनुसार क्या है, जापानी सरकार एजेंसी सांस्कृतिक मामलों के लिए अनुमान 2018 तक के बारे में, ये तो चलो थोड़ा करंट का है। ठीक है, आपको इतिहास का लिखना है तो आप ये इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये आप PDF डाउनलोड करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन में राष्ट्रवाद के उत्थान का वर्णन करें। ठीक है, तो राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर आप नोट कर सकते हो।
फिर चीन जापान युद्ध का प्रभाव क्या क्या पड़ा, ठीक है। तो ये चीन जापान युद्ध का प्रभाव था। आरंभ में जापान एक छोटा राष्ट्र था, ठीक है। तो आपको पता है जापान अभी भी छोटा ही राष्ट्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, ठीक है। और पावरफुल होता अगर उस पर बम नहीं गिरा होता ना हिरोशिमा नागासाकी पे, तो और पावरफुल होता है। लेकिन बम के बाद थोड़ा सा इन्होंने अपने पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर ली, जो कि एक परंपरागत राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। लेकिन जापान की चीन पर विजय के बाद ठीक है। लेकिन जापान की चीन पर विजय के बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व स्थापित हो गया। अब सारी दुनिया जापान को ताकत का पता चला। अब उसकी गिनती यूरोपीय महाशक्तियों में होने लगी था। उसने पूर्व में की गई भेदभावपूर्ण संधियों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार जापान अब यूरोपीय देशों के क्या आ गया, समकक्ष आ गया। इस युद्ध के उपरांत चीन बिल्कुल समाप्त हो गया, ठीक है। चीन क्या हो गया, चीन का बिल्कुल तहस नहस हो गया था, तो चीन समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद चीन की ताकत और प्रशासन की क्या हो गई, पोल खुल गई, ठीक है। हाँ, चीन क्या है, बिल्कुल मतलब ताकत नहीं है उसमें, ठीक है। जापान ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा वो किया है, ठीक है। एक तरह से इल ट्रीटमेंट करी है चाइना के साथ, ठीक है। आप अभी भी हिस्ट्री में उठा के देखोगे तो जो क्रूरल्टी का एक लेवल होता है ना, जापान ने वो पार कर दिया था, ढूंढ ढूंढ के मारते थे वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हो गया था। तो ये बाकी पॉइंट्स आप देख लेना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में मार्क्सवाद के उदय के लिए उत्तरदायी सामाजिक राजनीतिक और पारिस्थितिक कारणों की व्याख्या करें। फिर 1911 की चीनी क्रांति की प्रकृति पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है, जापान में सामंतवाद के पतन ने किस प्रकार मेजी पुनर्स्थापना का रास्ता प्रशस्त किया। मतलब जब सामंतवाद वहाँ पे ख़त्म हुआ था, जब भी मेजी पुनर्स्थापना आई थी, तो इसके क्या रीज़न थे। फिर जापान की तोकुगावा व्यवस्था की प्रकृति पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। तोकुगावा आया था पेपर, हमने देखा था अभी। जापान में राजनीतिक दलों की असफलता के क्या क्या कारण थे वो बताना है। जापान की विस्तारवादी नीति के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न विचारधाराओं की क्या करना है, विवेचना करें। चीन में पूंजीवाद के विकास को अवरुद्ध करने वाले कारक कौन कौन से थे। 1949 में चीन क्रांति की सफलता में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी, ये बताना है। चीन में 1919 में फोर्थ आंदोलन के महत्व की चर्चा करें। 19वीं सदी में चीन विदेशी शक्तियों द्वारा हस्तक्षेप की प्रकृति की विवेचना करें। चीनी बुर्जुआ वर्ग के विकास और महत्व पर टिप्पणी लिखी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने पीछे भी देखा था प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे, ठीक है। जो टाइपिंग विद्रोह हुआ था चाइना में, उसके क्या क्या मेन रीज़न थे, क्या क्या मेन कारण थे, आपको इसमें सिंपली ये बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप आंसर ये ईजिली गूगल पर फाइंड कर सकते हो। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को कॉपी करना, वहाँ पेस्ट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आंसर ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर में टाइम नहीं, इसलिए मैंने जल्दी आपको क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि आप खुद नोट करोगे आंसर तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाने वाले कारकों का वर्णन करें, ठीक है। जैसे दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापान इतनी तेज़ी से विकसित कैसे हो गया। ऑब्वियस सी बात है, मान लो भाई, तो उनके ऊपर एक दो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। आप कमेंट में बता सकते हो न्यूक्लियर बम का नाम क्या था। एक का मैं बता देता हूँ, लिटिल बॉय था, ठीक है। एक का नाम क्या था, लिटिल बॉय। गिराया कहाँ पे था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर। तो दूसरे बम का नाम क्या था, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। देखता हूँ किसी को पता है कि नहीं पता, ठीक है। तो ये था कि जब उस पर बम गिरा तो अर्थव्यवस्था वहाँ की ख़राब हो गई बिल्कुल। एक तो युद्ध चल रहा था पहले से, बम भी गिरा, तो अर्थव्यवस्था को इन्होंने इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर लिया, इसका रीज़न बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चीन में राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा करें, हमने ऊपर क्वेश्चन देख लिया था आंसर। चीन में अफीम युद्ध के क्या क्या प्रभाव थे, ठीक है। अफीम युद्ध के कारण क्या थे, क्या प्रभाव थे, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मीजी संविधान की विशेषता बताई, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। जापान में राजनीतिक दलों की असफलता के क्या कारण थे, ठीक है। जापान में जो राजनीतिक दल थे उनकी असफलता के क्या क्या कारण थे। जापान की विस्तारवादी नीति के विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न विचारधाराओं की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है, चीन में पूंजीवाद के विकास को अवरुद्ध करने वाले कौन से कारण थे, ठीक है। तो चीन में पूंजीवाद फैल रही थी, उसको कौन कौन से कारण क्या थे, रोक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे, ठीक है। जो टाइपिंग विद्रोह था उसके क्या क्या मुख्य कारण थे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी PDF आपको कल तक मिल जाएगी। कल तक क्या, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा 1-2 घंटे बाद PDF डाल दूँगा। मैं कोशिश ये करना आपकी PDF, क्योंकि देखो PDF लेके आप रख लोगे नहीं पढ़ पाओगे, तो आप ये जैसे वीडियो देखते देखते क्वेश्चन नोट करो, आप जल्दी नोट भी कर लोगे और समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें थोड़ी बहुत, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हो उन चीज़ों से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।